प्रिय देशवासियों, आज देश विकट समस्याओं से जूझ रहा है। आम आदमी का जीवन एक चुनौतीपूर्ण समस्या बन के उभरा है। आज समय आ चुका है सरकार से आंखों में आंख डालकर प्रश्न करने के लिए। कहाँ गए वो लोग जो माँ बहनों के आंसू पोंछने की बात करते थे? जो सिलेंडर 2014-12 में 350 रुपये का लमसम मिलता था, आज 1000 के ऊपर पहुंच चुका है। वो तो बात छोड़िए, 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार रुपये में ब्लैक नहीं मिल रहा। कैसे आम जनमानस अपना परिवार और अपने बच्चों को भरण पोषण करेगा? ये जो लुभावनी मीठी बात करने वाली सत्ताएं थीं, आज किस तरह जुमले के रूप में उपस्थित हुई हैं, आज जनमानस को समझना पड़ेगा और सरकार से आंखों में आंख डालकर प्रश्न करना पड़ेगा कि जो गरीब जनता का पैसा बैंकों में जमा था, गाढ़ी कमाई थी जनता की, उसको देश के लुटेरों ने लूट कर विदेशों में बैठे हैं, वो कब वापस आएंगे? इस सरकार से प्रश्न करना पड़ेगा। हमें पूछना पड़ेगा सरकार से कि भारत का जो रुपया एक ऐसे स्तर पर गिर चुका है जहां हमारे श्रम का कोई मूल्य नहीं रह गया। 94 के ऊपर $1 देशवासियों को समझना पड़ेगा कि इस तरह की परिस्थितियों से जब देश ऊपर नहीं उठ पाएगा तो कैसे देश विश्व गुरु बनेगा? जब हमारे श्रम का मूल्य ही इतना गिरा हुआ होगा कि हम जब 94 रुपये का काम करेंगे, जब $1 के बराबर काम करेंगे, फिर भी लोग विश्व गुरु बनने के ख्वाब दिखाते हैं। प्रश्न करना पड़ेगा हमें सरकार से कि ये जो कुबेरपति करोड़ों रुपए जमा कर के स्विस बैंकों में जो जमा किया है वो वापस कब आएगा? हद तो तब हो गई जब कई गुना स्विस बैंकों में अब जमा होने लगा। ये सरकार बात करती थी कि हम पैसा वापस लाएंगे विदेशों से, और हालात ये हो गए कि और अधिक पैसा स्विस बैंकों में जमा होने लगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमें पूछना पड़ेगा सरकार से, आँख में आँख डाल के पूछना पड़ेगा। सारा अनाज जब विदेशों से आप लाओगे तो यहाँ का आम जनमानस, आम गरीब आदमी, किसानी से जुड़ा किसान, उसका अनाज कहाँ बेचेगा, किस रेट में बेचेगा? वैसे भी वो मरणासन अवस्था में बना रहता है, अनेक दैवीय आपदाओं से घिरा रहता है, अनेक समस्याओं से घिरा रहता है, और लागत मूल्य में उसको वो पैसा वापस नहीं हो पाता। उस स्थिति में होते हुए आप अनाज जो है विदेशों से लाओगे, कैसे उभरेगा देश? कैसे आप सपना दिखाते हो अपने देश को कि हम ये करेंगे? हमें पूछना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इस मूल्य का कई गुना, जो प्रोडक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, वो अपनी कंपनियों का प्रोडक्ट का जो मूल्य होता है कई गुना बढ़ा कर रखती हैं, और कैसे भी करके आधे पौने मूल्य में बेचकर फिर भी कई गुना मुनाफा जमा करती हैं। क्या किसान को अधिकार नहीं है कि वो अपने अनाज का दाम स्वयं निर्धारित करे? सब प्रोडक्ट जो भी हिंदुस्तान के अंदर बनता है
सारे उत्पाद का मूल्य बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हिसाब से कई गुना रेट डालती हैं और किसान ही ऐसा बेचारा है जिसका मूल्य व्यापारी तय करता है। और इसी वजह से उसको अपना अनाज को, अपने सामान को, अपनी सब्जियों को बाज़ारों में फेंक कर आना पड़ता है। रो देता है इस किसान। इसीलिए देश के अंदर किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है, इसको देश को समझना पड़ेगा। हमें पूछना पड़ेगा, प्रत्येक छात्र से पढ़ाई और डिग्रियों के नाम से 10-10, 20-20 लाख आप लेते हैं और नौकरी के नाम से उन्हें झुंझुना पकड़ाते हैं। जब भी वो नौकरी मांगने के लिए इलाहाबाद, लखनऊ के चौखट पर जाता है तो उसे आप लठ मारकर वहाँ से दौड़ाते हो। एक आतंकवादी की तरह एक बर्बर व्यवहार करते हो। किस तरह का बेहतरीन और ईमानदार पार्टी और आध्यात्मिक पार्टी है हमारी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज देश को जागना पड़ेगा। आज जो देश है इस परिस्थितियों से गुजर रहा है कि लोग एक छोटी सी समस्या को लेकर दर दर भटकते रहते हैं। कोई भी सरकारी काम कराने जाओ तो उसको बिना दक्षिणा दिए उनका काम नहीं होता है। यहाँ तक कि न्यायालय से लेकर बड़ी बड़ी सरकारी ऑफिसों, कार्यालयों में बिना दाम चुकाए, बिना बैकडोर के व्यवस्था किए उनका काम होना बड़ा मुश्किल होता है। यदि किसी इंसान को हुआ भी थोड़ा बहुत तो वो केवल दाम के माध्यम से होता है, इसके अलावा होता नहीं है। तमाम समस्याएं हैं, तो समस्याओं को जब हम उकेड़ना चाहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमें पूछना पड़ेगा कि स्विस बैंकों से पैसा वापस भारत का कब आएगा। जबकि हकीकत ये है कि वहाँ का अगर पैसा वापस आ जाए तो यहाँ कई साल तक भारतीय वासियों का जीवन यापन हो सकता है। लेकिन फिर भी सरकार लालीपाप देने के सिवा कुछ नहीं करती है। हमें आँख में आँख डालकर पूछना पड़ेगा कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाकर क्यों आम जनमानस को मरणासन अवस्था में भेजना चाहते हो, क्यों उनको अंधेरे में रखना चाहते हो, क्यों उनकी गाढ़ी कमाई को लूटना चाहते हो। ये खुला प्रदर्शन है, खुला एक व्यवस्था है स्मार्ट मीटर लगाकर कि आने वाले समय में गरीबों के घरों में अंधेरा छाएगा। ये मैं पहले से ही इंगित करना चाहता हूँ। हमें पूछना पड़ेगा कैसी शिक्षा व्यवस्था है जहाँ बिना कोचिंग सेंटर, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर के अलावा हम नौकरियों में प्रवेश नहीं पा सकते। अब बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में किन लोगों के बच्चे जाते हैं? बड़े लोगों के पास जाएंगे, और जब बड़े लोगों के पास जाएंगे तो कोई भी कोचिंग सेंटर करोड़ों रुपए जब किसी पदाधिकारी को दे देगा तो वो क्यों नहीं सॉल्व करवा देगा आपका पेपर। तो ये बहुत बड़ा खेला है। शिक्षा के माध्यम से भी आम जनमानस को बहुत पीछे ढकेलने की जो चुनौतियां सामने खड़ी हो रही हैं, इस पर जनमानस को चिंतन करना पड़ेगा। हमें सरकार से आंखों में आंख डालकर पूछना पड़ेगा कैसी ये चिकित्सा व्यवस्था है कि हर परिवार का नागरिक, हर सदस्य किसी न किसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है और इलाज के अभाव में वो दम तोड़ रहा है। आधी उम्र में उसका जीवन नष्ट हो रहा है। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये कहीं ना कहीं सारा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है कि जो आप व्यवस्थापन का ठेका लेके बैठे हो, इसी तरह की व्यवस्था देना चाहते हो देशवासियों को। हमें आंखों में आंख डालकर पूछना पड़ेगा कि जो एक टैक्स की बात करती है सरकार, वो अनेक टैक्स लाद कर क्यों
जनता को परेशान करने का जो कार्य कर रही है, ये अपना काम करना बंद करे। जो उत्पाद शुल्क लेती है, इसके बाद उस उत्पाद से जो चीज़ें बनती हैं उस पर टैक्स लेती है। वो यंत्रों के माध्यम से जो मशीनरी बनती है उस पर टैक्स लेती है। जब वो बिक्री के लिए आता है उसमें टैक्स लेती है। जब वो सड़क पर चलता है तो उससे डीजल के रूप में टैक्स लेती है। जब सड़क में लंबी दूरी तक सफ़र करता है तो उसको टोल टैक्स के माध्यम से उसको टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। एक टैक्स देने की बात करने वाली सरकार आज क्या क्या करना चाहती जनता के साथ। आम जीवन जो लोगों का हो चुका है, एक ऐसी गिरी अवस्था में पहुंच चुका है, वो सोच नहीं पा रहा है कि मैं कौन सा कार्य करूं, कौन से धंधा करूं। उसको अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए, अपने जीवन को सकुशल बनाने के लिए उसको कई कई कार्य करने पड़ते हैं। बहुत विकट परिस्थितियां हैं देश के अंदर। कब इसमें जनता को भी जागना पड़ेगा। जनता की बहुत सारी नादानियां हैं जो चुनाव के समय वो नहीं भाप पाता इनके लालीपॉप और इनकी लच्छेदार भाषणों को, और इनके लोलुपता भरे व्यवस्थापन को नहीं समझ पाता और आंख बंद कर कर इनको वोट करके इनको भारी बहुमत से जिताने का कार्य करता है। मैं ही नहीं, सारी जनता को आंख में आंख डालकर पूछना पड़ेगा कि जो लोगों की गाली कमाई का 60-70-80% सरकार किसी न किसी के रूप में ले लेती है, और उसके बदले में वो जनता को क्या देती है? कुछ नहीं देती है। न साधन देती है, न सुविधा देती है, न रोजगार देती है, न शांति देती है। एक डरा हुआ माहौल देती है, एक वैमनस्यता भरा, एक लड़ाई झगड़े फसाद वाला भरा माहौल देती है। तो सारी जनता को आंख में आंख डालकर प्रश्न करना पड़ेगा। हमें प्रश्न करना पड़ेगा, आंख में आंख डालकर प्रश्न करना पड़ेगा देश से कि ये जो देश का सारा डाटा है ये विदेशों के हाथ जब आप दे दोगे, यहाँ तक कि सुरक्षा व्यवस्था या जो फोर्स के जो यंत्र हैं उनकी जो खुफिया जानकारी हैं, यहाँ तक का डाटा जब विदेशों के हाथ में सौंप देगी सरकार, तो कहाँ हमारा देश सुरक्षित रहेगा? कैसे हमारा देश विकास करेगा? और तो और सोचिए, जो ये सोशल मीडिया का जो एक नशा भारतीयों पे लगाया गया, ये भी कितना बड़ा घातक है। अलग अलग प्लेटफार्मों के माध्यम से यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम और अनेक जो भी प्लेटफार्म हैं, इनके माध्यम से जो जनता को एक आकर्षित करके उसको बेचैन किया गया है। आज देश का जनमानस, भाई बहन बिना मोबाइल के एक दिन नहीं रह पाते, ऐसा नशा कर दिया है। और इस नशा के माध्यम से, उन प्लेटफार्मों के माध्यम से, उस सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें क्या परोसी जा रही हैं? वही चीज़ें परोसी जा रही हैं जो एक गलत इंसान की सोच होती है, वो चीज़ें परोसी जाती हैं और उसके माइंड में ज़बरदस्ती ठूंसा जाता है, जिससे उनके विचार, संस्कार, सभ्यता एक पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रही है। ये भी बहुत बड़ा देश के लिए घातक है। इस पर भी प्रश्न करना चाहिए देश को, किस तरह की व्यवस्थापन है देश की कि जो उन्हें इस तरह के माहौल पे जीने को मजबूर किया जा रहा है। हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा कि ये जो विदेशी नीति है, ये किस तरह की विदेशी नीति है जो हमें हमारे संस्कारों से बड़ा दूर लेकर जाकर किस माहौल में हमको जीने के लिए मजबूर करती है। ये जो हमारी गंगा जमुना तहजीब थी, इसको, इस ताना बाना को जो सरकारी सिस्टम ने बर्बाद किया है, वो कितना भयावह है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, आँख में आँख डालकर सरकार से पूछना पड़ेगा कि जो भारतीय वासियों का मूल अधिकार है, जो मूल समस्याएं हैं,
जब एक आम आदमी पार्टी अपने झंडे तले बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मॉडर्न बना सकती है, बेहतरीन कर सकती है, जो एक आम जनमानस के लिए बहुत आवश्यक है, और इसके बावजूद भी जो संसाधन होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, नाली, खरंजा, सड़कें और परिवहन में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा, बेचारे वृद्ध लोगों को तीर्थ यात्रा कराना, कोई सैनिक मरे तो उसको देश में सबसे ज़्यादा लाभ देना, करोड़ों रुपए लाभ देना। तो ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी नंबर 1 की सरकार चला के रखा है, और 36,000 के बजट से लेकर 72,000 के ऊपर, 72,000 करोड़ रुपए के ऊपर करके फिर भी प्रॉफिट का बजट दिया है। क्या ये देश की अन्य पार्टियां नहीं कर सकती थी? ये आँख में आँख डालकर पूछना पड़ेगा कि जब देश के अंदर आम आदमी पार्टी ऐसे अच्छे काम कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? जब सत्ता में नहीं आते हो तो बहुत सारी धन बांटने की बात करते हो, जब सत्ता में आ जाते हो तो वही धन बांटने से मुँह कर जाते हो। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक वैमनस्यता की बात करोगे? कब धर्म जाति का डंका पीट कर लोगों को एक दयनीय जीवन की तरफ झोंकना चाहोगे? ये प्रश्न पूछना पड़ेगा सरकार से आँख में आँख डालकर कि जब देश के अंदर कोई सरकार कर सकती है, कर रही है। उदाहरण है, पंजाब में भी हो रहा है, दिल्ली में हुआ था, लेकिन दिल्ली की सरकार एक दादागिरी और बेईमानी के माध्यम से उसको छल कर हटा दिया गया, और वहाँ के विधायक, मंत्रियों और बड़े बड़े पदाधिकारियों को जेलों में ठूंस दिया गया कि जिससे कोई आँख में आँख डाल के बात न कर सके, हमारे पाप के गुनाहों को प्रश्न न कर सके, और उस छलावा के माध्यम से सरकारें बना लिया है। ये आज जनमानस सारा देश का जान चुका है। इनकी काली करतूतें, इनकी भ्रष्टाचार की जो नीति है, ये पूरा सारा देश जान चुका है। ये दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं, दोष लगाते हैं, बेईमान साबित करने की कोशिश करते हैं। देश के अंदर कोई भी इनका सांसद विधायक को उठा लो, जिसके अंदर काला धन होगा ही होगा, और अरबपति खरबपति होंगे। क्या उन पर रेड नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी जांचें नहीं होना चाहिए? केवल जो पार्टी ईमानदारी का काम करती है सिर्फ उन्हीं को जेल में डालने की बात होना चाहिए? इस सारी बातों को ये गद्दार लोग नहीं समझेंगे, ये बेईमान लोग कभी नहीं समझेंगे, झूठे लोग कभी नहीं समझेंगे। ये बात को आम जनमानस को समझना पड़ेगा। आम जनमानस की जो समस्या है, उनको जो ये और विकराल रूप में पेश कर रहे हैं, उस चीज़ों को समझकर जनता को ये 27 के चुनाव में और आने वाले भविष्य में जो चुनाव है, सांसदीय के वगैरह जो भी आएंगे चुनाव, उन पर देश को जागरूक होकर एक ईमानदारी के रूप में एक अच्छी पार्टी को आगे लाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।